Assalamu alaikum. Hope all of you are fine and doing well. Today I am going to discuss about one of the most important topic of 10th class, chapter number 12, spherical mirrors. बच्चे मिरर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत नॉर्मल रूटीन में आपके पास यूज़ होता है। मिरर में अगर आप देखें तो अपने घर में आपके मिरर्स लगे होते हैं, शीशा जिसमें हम अपना अक्स देखते हैं। जो हमने प्रीवियस टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कौन होता है? मिरर यूज़ होता है। लेकिन हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं स्फेरिकल मिरर। जो आपके घरों में लगे होते हैं वो होते हैं प्लेन मिरर्स। उनके अंदर जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनती है। कभी भी आप देख लीजिएगा आपको आपका बायां हाथ दायां हाथ लगेगा, और कोई भी आप वर्डिंग लिखकर कभी पिक्चर उसके सामने लेके आएंगे तो आपको उसकी तस्वीर जो है वो उल्टी नज़र आएगी। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये इंशाल्लाह हम स्फेरिकल मिरर में डिस्कस करेंगे। इसलिए लेक्चर को आखिर तक सुनिएगा और तवज्जो सुनिएगा। स्फेरिकल मिरर्स, बेटा लफ्ज़ स्फेरिकल को पहले डिस्कस करते हैं। स्फेरिकल सफ़ीयर से निकला है। जो हमारे पास 3D शेप के अंदर सर्कुलर शेप जो होती हैं वो हमारे पास, जिस तरह फुटबॉल है, हमारे पास क्या होता है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। तो स्फेरिकल मिरर्स मतलब जो स्फेरिकल शेप वाले ऑब्जेक्ट से मिरर बनाया जाए। बनता कैसे ये भी देखते हैं। तो जो वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं? बेटा वो या तो ट्रांसपेरेंट ग्लास के होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास बिल्कुल शफाफ ग्लास, या वो प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, फिर अब क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं तो उनकी एक साइड पर ना सिल्वर की कोटिंग करके उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड को पेंट किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा पीछे जो शीशा होता है उसके पीछे पेंट हुआ होता है, उससे पहले सिल्वर की कोटिंग होती है, उसके बाद में रेड लेड ऑक्साइड क्या करते हैं? पेंट। जब आप सिल्वर कोटिंग करके रेड लेड ऑक्साइड को पेंट कर देते हो तो उसके बाद जो मिरर होता है उसकी एक साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, और जो दूसरी साइड होती है वो क्या होती है? नॉन रिफ्लेक्टिंग। अगर वो जिनकी हमने सिल्वर कोटिंग की है, जिनके ऊपर हमने रेड लेड ऑक्साइड को पेंट किया है, अगर जिन मटेरियल को हमने किया है ग्लास या प्लास्टिक को, वो किन का हिस्सा हो? सफियर का, तो इस तरह बनने वाला जो मिरर होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। आपका ये देखिए जिस तरह आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपके पास जो टॉपिक आ रहा है इसकी इनिशियल लाइंस के अंदर ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक होते हैं जिनकी एक साइड पर कोटिंग की जाती है सिल्वर की, और उसके ऊपर फिर रेड लेड साइड को पेंट कर दिया जाता है। तो एक हिस्सा क्या बन जाता है? रिफ्लेक्टिंग, और एक नॉन रिफ्लेक्टिंग। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। इनकी ये कोटिंग करने की बेस पर ही इनकी दो टाइप्स बनती हैं। अब ये देखें, अब मैं 3D ड्रा तो नहीं कर सकता हूँ, ये फर्ज करें मेरे पास 3D शेप में है। ठीक है, अब एक होलो स्फीयर है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ है। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो मैं पेंट इसका इस तरफ कर दूं या इसके अंदरूनी साइड पर कर दूं। अगर मैं पेंट ऊपरी सतह पर करता हूं बाहर वाली साइड पर, बेटा ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्या हो जाएगा? नॉन रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, और ये अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो जिनकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग होती है ना उनको कहा जाता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? जब हम टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे तब फिर इस बात का भी इंकशाफ हो जाएगा कि कनकेव को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं। इस पॉइंट को जरा अलग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं पेंट इन साइड पे कर दूं, अब इतना हिस्सा मैं काट दूं स्फीयर से, देखें तो ये कर्व शेप में होंगे। याद रखिएगा स्फेरिकल मिरर जो हमारे पास होंगे वो कर्व्ड होंगे, वो प्लेन नहीं होंगे। स्फेरिकल मिरर हमारे पास कनकेव हो या जो दूसरी टाइप अभी हमने डिस्कस करनी है, ये दोनों क्या होंगे आपके पास? कर्व्ड। क्यों? क्योंकि ये एक स्फीयर का हिस्सा होते हैं। ओके, अगर मैं पेंट बेटा इन साइड कर दूं सम लाइक यूं, अब जिस तरफ पेंट किया है ये तो मेरे पास हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्टिंग। तो ऐसा मिरर जिसकी उभरी हुई सतह रिफ्लेक्टिंग हो बेटा उनको कहते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर।
कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं ये भी हम इंशाल्लाह टर्मिनोलॉजीज में डिस्कस करेंगे। ये दो टाइप्स भी आपको आपकी बुक में मिल जाएंगी जब आप इनिशियल टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास कितनी टाइप्स हैं फिर? कनकेव, सेकंड वन इज कन्वेक्स। कनकेव को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग, यहाँ कन्वर्जिंग, और कन्वेक्स को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसा मिरर जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, इनर कर्व सरफेस, और आउटर क्या हो? नॉन रिफ्लेक्टिंग, तो उसको क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। और वो मिरर जिसकी आउटर बैरूनी उभरी हुई सतह रिफ्लेक्टिंग हो और अंदरूनी सतह क्या हो? नॉन रिफ्लेक्टिंग, उसको क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग। ये आपके पास कनकेव, ये आपके पास कन्वेक्स, और बाकी सारे स्फीयर को काट देते हैं। ठीक है, और ये हिस्सा होता है सिर्फ स्फीयर के, पूरा स्फीयर जो होता है वो मिरर नहीं बनाया जाता। तो आप देख लें शेप आपके पास कर्व शेप में यू बनी होगी, स्फीयर कहीं पे भी बना होगा। बेसिकली ये जो मिरर होता है ये स्फीयर का हिस्सा ही होता है। तो ये हमारे पास आगे टाइप्स। अभी तक हमने स्फेरिकल मिरर देखे क्या होते हैं। ठीक है, रिव्यू दे देता हूँ। स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास स्फीयर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का हो या प्लास्टिक का हो उसका एक हिस्सा होता है जिसमें से एक सतह रिफ्लेक्टिंग होती है और एक सतह नॉन रिफ्लेक्टिंग। नॉन रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग कैसे बनती है? किसी एक जगह पर, एक साइड पर हम क्या करते हैं? सिल्वर कोई कोटिंग करके उसके ऊपर रेड लाइट एक साइड को पेंट कर देते हैं, और इस तरह जो जिस साइड पर पेंट किया है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग और जो दूसरी होती है वो क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग। ये हमारे पास क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। दो टाइप्स आ गई, कनकेव को कन्वर्जिंग भी कहते हैं और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग भी कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। बेटा कनकेव मिरर के अंदर इमेज जो होती है वो रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। ये केस होता है, कब रियल बनती है कब वर्चुअल बनती है ये हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो कन्वेक्स है इसमें हमेशा ही इमेज वर्चुअल बनती है। इसके साथ एक और पॉइंट ज़हन में बिठा लें, रियल इमेज जब भी बनेगी बेटा इमेज तब उल्टी ही बनेगी, हमेशा इनवर्टेड, हमेशा उल्टी बनेगी। ठीक है, और जब भी इमेज वर्चुअल होती है वो इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, वो कभी भी उल्टी नहीं बनेगी। क्यों बनी है? जब भी हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे अपने कमिंग लेक्चर में तब मैं आपको बात बड़ी डिटेल के साथ समझाऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी के लिए आप बस इतना याद रखें कि कनकेव से रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती हैं और कन्वेक्स से सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो बेटा आपके एसोसिएटेड हैं स्फेरिकल मिरर्स के साथ। अब वो टर्म्स कौन कौन सी हैं आपकी बुक में मेंशन्ड है। मैं हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि मैं उनको तरतीब से ना बोल पाऊँ, आगे पीछे बोल पाऊँ। डेफिनेशन हर एक की मौजूद है। मेरा जो पर्पस होगा वो ये होगा कि मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको डेफिनेशन याद करना आसान हो। सबसे पहले आप कहीं पर देखें तो आपको डेफिनेशन मिलेगी पोल की। एक ही डायग्राम से सारी की सारी डेफिनेशन समझाऊंगा, इसलिए ज़रा जहाँ पे भी तवज्जो है, कान में खारिश हो रही है, नाक में खारिश हो रही है, खारिश कुछ एक दफ़ा कर लें और तवज्जो ज़रा पूरी यहाँ पे फोकस रखिएगा। आ जाओ इस तरफ, ले जी हमारे पास आ गया स्फीयर। अब पोल आप कोई भी मिरर ले लें, कनकेव बना ले, कन्वेक्स बना ले, इट्स अप टू यू। अब ये आपकी इस तरह डायग्राम बनी नहीं होगी, मैंने वैसे ही बना दी है क्योंकि कुछ डेफिनेशन जो हैं वो स्फीयर के साथ भी कनेक्टेड हैं, इसलिए हमें पूरा स्फीयर चाहिए। लेकिन किसी एक हिस्से को मैंने चुन लिया, ये मैंने कर दिया पेंट। ठीक है, ये मेरे पास एक कर्व सरफेस बन गई। अब ये कौन सा मिरर बना भला जिसकी अंदरूनी रिफ्लेक्टिंग हो? हाँ, बोला है कुछ? नहीं बोला? चलो मैं बोल देता हूँ, कनकेव। ठीक है, जिसको कन्वर्जिंग भी कहते हैं। अब बेटा ये जो आपके मिरर का सेंटर होता है ना, इसको कहते हैं पोल। पोल का दूसरा नाम वर्टेक्स भी होता है, याद रखना। सिर्फ मिरर का सेंटर जो होता है उसको क्या कहते हैं? पोल। उसके बाद अगली डेफिनेशन आपके पास आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो मिरर है ये पूरे एक स्फीयर का हिस्सा है। इस स्फीयर का पूरा भी सेंटर होगा। ये सपोज करो ये स्फीयर का क्या है? सेंटर है। ये जो स्फीयर का सेंटर है ना बेटा, जिसका हिस्सा क्या है आपके पास? मिरर। ये स्फीयर का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC। ठीक है, द सेंटर ऑफ अ स्फीयर
that through which the part of mirror we have taken is known as center of curvature। पूरे स्फीयर में से जो हमने मिरर लिया होता है, वो मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसका सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बेटा, इसी स्फीयर का जो रेडियस होता है ना उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का हिस्सा होता है, उस स्फीयर के रेडियस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपके पास अगली डेफिनेशन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये रेडियस मिरर का नहीं होता, मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसके रेडियस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगली बात करते हैं। आगे हमारे पास बेटा होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक सीधी मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, इस लाइन को बेटा हम हमेशा इमेज की फॉर्मेशन में देखेंगे। ये जो सीधी लाइन होती है, अगर मैं यहाँ पे ये मिरर ड्रा कर दूं तो ये आपके पास जो सीधी लाइन जो किसको क्रॉस करती है? पोल को। ठीक है, ये मिरर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, यूं कर लें। ठीक है, तो ये सीधी लाइन जो गुजरी है, इस सीधी लाइन को क्या कहते हैं आप? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को में से सीधी गुजरने वाली लाइन क्या कहलाती है आपके पास? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आगे हमारे पास होगा प्रिंसिपल फोकस। इसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट। इमेज फॉर्मेशन हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी तक आप ये बात याद रख लें, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है जब आप रेज को फेंकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल रेज फेंकने पर अगर तो वो मिरर बेटा कनकेव है तो रेज कन्वर्ज होके एक पॉइंट में से गुजरेंगी। ठीक है, ये वो पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हुई महसूस होंगी रिफ्लेक्शन के बाद। मिरर जो है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। मिरर्स में जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है, रिफ्रैक्शन की वजह से भी इमेज बनती है, लेकिन रिफ्रैक्शन को हम आगे कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं और उनकी इमेज बनाने के लिए, रिफ्रैक्शन की जो इमेज फॉर्मेशन होती है उनके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारा जो फोकस है वो रिफ्लेक्शन के ऊपर है, और रिफ्लेक्शंस को बनाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पहला रेज मिरर में टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर सिमटती हुई महसूस हो, कौन से लेंस में? कनकेव में। तो बेटा वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होकर सिमट जाती हैं उसी पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कनकेव को यही वजह है क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। जी दो बातें क्लियर होगी। ठीक है, कनकेव को इसी वजह से क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग, क्योंकि इन एक्चुअल रेज रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर आकर स्क्वीज होती हैं। ठीक है, इकट्ठी होती हैं। अब यही प्रिंसिपल फोकस दोनों के लिए सेम है, लेकिन अगर मिरर क्या होता? डाइवर्जिंग, मतलब पेंटिंग इनसाइड होती और रिफ्लेक्शन क्या होती? आउटसाइड से। तो फिर रेज पैरेलल होके रिफ्लेक्ट होने के लिए क्या होना था? उन्होंने मुंतशिर होना था, डाइवर्ज होना था। ये देखिए डाइवर्ज हो रही। ठीक है, फैल रही। कभी आपके पास वो घर में पड़ा हो ना पतीला, कभी उसके इनर साइड पे बाल मारना, बाल इनर साइड पे मारोगे ना, बाल इस तरह आएगी नीचे को, यूं। ठीक है, किसी भी कोने पे मार देख लेना, वो कन्वर्ज होके अंदर को आएगी। लेकिन अगर आप उसी पतीले के आउटसाइड पे मारेंगे ना बाल यूं, तो वो बाहर को जाएगी। विजुअलाइज करके देखें तो आउटर साइड पे जब रिफ्लेक्शन होती है तो रेज फैलती हैं, इनर साइड पे जब रेज की रिफ्लेक्शन होती है तो रेज स्क्वीज होती है पॉइंट पर, तो ये फैलती हैं। तो फिर हम ना अज्यूम करते हैं, क्योंकि स्क्वीज नहीं होती, फिर हम अज्यूम करते हैं कि कहीं पीछे से आ रही हैं। यही तो वजह है कि आपके पास जो कन्वेक्स है वो कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जिस पॉइंट से वो आती हुई महसूस होती है ना, उस पॉइंट क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो सर हम कौन सी डेफिनेशन करें? बेटा आप इन दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन कर लो। अगर उसने आपको बाउंड नहीं ना किया हुआ कि कनकेव के अकॉर्डिंग करें या कन्वेक्स के अकॉर्डिंग करें,
तो आप इन दोनों में से जो भी आपका दिल करता है आप प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल फोकस। इसके अलावा और कौन सी डेफिनेशन रहती है? फोकल लेंथ रहती है ना, फोकल लेंथ। बट आपके प्रिंसिपल फोकस से लेकर आपका जो पोल होता है यहाँ तक का जो फासला है, ये प्रिंसिपल फोकस लेकर कहाँ तक, पोल तक का, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इसका यूनिट मीटर होता है, लेंथ का यूनिट हमेशा ही मीटर होता है। तो प्रिंसिपल फोकस से लेकर आपका जो पोल है वहां तक जो फासला होता है वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस किया, टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स में से कन्वर्जिंग किसको कहते हैं, डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं और किसको कहते हैं, ये भी हमने सीक्रेट थोड़ा सा रिवील कर लिया है। थोड़ा सा हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे जाके इसको फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हमने जो टर्म्स थी एसोसिएटेड थी स्फेरिकल मिरर्स के साथ, हमने उनको डिस्कस किया। हमने पोल को देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, प्रिंसिपल एक्सिस को देखा, हमने प्रिंसिपल फोकस को पढ़ा, फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ को डिस्कस किया। ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो डिटेल में डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई आपके पास क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो आप दोबारा कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आपके कमेंट्स वैल्यूएबल हुए और मुझे लगा कि हाँ भाई मेरे कुछ पढ़ाने का कुछ बेनिफिट हुआ है तो इंशाल्लाह ये लेक्चर फिर रीडिलीवर कर दूंगा। अगर कहीं पे कोई पॉइंट मिसमैच हुए हैं, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, आप अपना बेटा फीडबैक देंगे, मुझे पता चलेगा ना कि मैंने कितना अपना इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।